लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा। नाउ वी स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो रिफ्लेक्शन को समझते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या कहता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास दो मीडियम है, ये सेपरेटिंग सरफेस है ऑफ टू मीडियम। दिस इज सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडियम। एक आपके पास एयर है और दूसरा मीडियम आपके पास है वाटर। ठीक है, और इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे। ए रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर करती है। ठीक है, एयर मीडियम से वाटर मीडियम में, तो हम देखते हैं कि ये अपने पाथ से बैंड हो जाती है। ऐसे बैंड हो गई। इसको ऐसे जाना था लेकिन बैंड हो गई। फिर से देखिए, द बेंडिंग ऑफ ए लाइट, द बेंडिंग इन रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखिए ये एक मीडियम हमारे पास एयर है, ये हमारे पास वाटर है, ये सेपरेटिंग सरफेस है ऑफ एयर एंड वाटर। एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है, तो हम देखते हैं कि ये अपने रास्ते से बैंड हो जाती है। यानी इसको कहाँ जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन ये बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस वाले रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ये वाली रे हमारी कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। दिस एंगल कॉल्ड आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाली आर, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन it bends from its path, then this phenomena is called refraction of light। जैसे कि डेफिनेशन देखिए, the phenomena of bending of light as it travel from one medium to another is known as refraction of light। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन behind the refraction of light, the light has different speed in different medium। क्योंकि लाइट की हर मीडियम में एयर में अलग स्पीड होगी और वाटर में अलग स्पीड होगी। क्योंकि अलग अलग स्पीड होती है, इसलिए ये बेंडिंग इसलिए होता है, ये रिफ्रैक्शन इसलिए होता है। तो देखिए फिनोमेना, रीजन क्या है। द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, जब वो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर करता है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन ए रे लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब देखिए ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर को समझते हैं पहले। तो लाइट के लिए जो लाइट मीडियम होता है, जैसे हल्का मीडियम है, जैसे एयर और वाटर में आप कहोगे कौन सा हल्का, एयर, तो एयर इज कॉल्ड रेयर मीडियम, वाटर इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। फिर मैं कहता हूँ वाटर और हनी में कौन सा मीडियम लाइट है, तो हम कहेंगे वाटर। तो वाटर इज कॉल्ड एज कंपेयर टू हनी, वाटर इज कॉल्ड रेयर मीडियम एंड हनी इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। क्लियर है? तो रेयर मीन्स लाइट मीडियम और डेंसर मीन्स हैवी मीडियम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो देखिए जब ये कहता है कि एक रे है हमारे पास, हमने सबसे पहले दो सरफेस बना लिए। डेंसर, ये कह रहा है रेयर से डेंसर में जाएगी, तो रेयर से डेंसर में जाएगी। देखिए सबसे पहले ये रेयर मीडियम है आपका, रेयर मीडियम, मीडियम 1, और ये डेंसर मीडियम है, मीडियम 2। When a light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। तो ये नॉर्मल की साइड बैंड हो जाती है, it bend towards the normal। तो देखिए ये एंगल आपके पास I एंड दिस इज एंगल R। इस केस में I आपका बड़ा होता है R से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब एक लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेसिस पे हम करते हैं। व्हाट हैपन
व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हमने फिर से एक नॉर्मल बनाया, ये सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडियम। अब की बार हमने रखा डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, मीडियम 1, एंड दिस इज रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, मीडियम 2। तो ए लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इट गो अवे फ्रॉम, इट गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको ऐसे जाना था लेकिन ये नॉर्मल से अवे हुए आती है। इट इज कॉल्ड आई एंड आर। इस केस में देखिए व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। जब वो रेयर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, और जब रेयर डेंसर से रेयर में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इस केस में आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। ओके, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जरा। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर। देखिए तिरछी, यानी एयर से वाटर में एंटर करती है, तिरछी वाटर में एंटर करती है, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया एयर से वाटर में एंटर करती है। डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए एयर टू वाटर यानी रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसका डायग्राम हम बना लेंगे। ठीक है, तो light ray bends towards the normal since water is obliquely denser than air. A ray of light traveling from air into water will bend towards the normal. Towards the normal bend हो जाएगी। ठीक है, हम बता चुके हैं चीज। आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझिए जरा। पहला लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये कह रहा है ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कह रहा है इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो यानी इन दोनों का साइन का रेशियो। देखिए साइन आपके पास, साइन एंड कोस आप 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो कह रहा है इन दोनों के साइन का रेशियो, साइन आई अपॉन साइन आर, कह रहा है कॉन्स्टेंट होता है म्यू। इसका नाम क्या है, म्यू। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट अगर हम इसको 1 मीडियम माने, इसको 2 मीडियम माने, तो ये होता है 2 1। इस तरह से लिखते हैं, देखो उसको समझाते हैं। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट ए, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू बी ए। अब इसको पढ़ने का तरीका देखिए, म्यू का मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखिए ध्यान से, जो इसके साथ लगा हुआ नीचे की तरफ, इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब देखिए दो मीडियम आपके पास, एक मीडियम से लाइट एंटर करेगी, एक मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। तो कह रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये ए म्यू बी इस तरह लिखेंगे। और मीडियम, पहला मीडियम आपके पास क्या है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है। तो पहला मीडियम ए है, दूसरा मीडियम बी है, तो उसके लिखेंगे ए म्यू बी। इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब देखिए ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो बताता है आपको म्यू, ये बताता है मेजर, क्या करता है, मेजर करता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। यानी हमने भी बताया कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कौन से होते हैं, तो उनकी पहचान, उनकी मेजरमेंट कौन करता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो मीडियम डेंसर होगा, जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक रेशियो क्वांटिटी, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती। तो चलो आगे देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। तो ये है हमारे पास ए म्यू बी, इसने लिखा ए म्यू बी होता क्या है, इज द रिफ्लेक्टिव
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। ठीक है, तो समझिए, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी से इतना समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है कि इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरे मीडियम से कितनी ज़्यादा है। एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर के कंपेयर में किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी होती है, वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इसलिए उसकी यूनिट नहीं होती। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, तो इट हैज़ नो यूनिट। ओके, सेकेंड लो क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए फिर से बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये रे आई ऐसे और टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। आपको पता है ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आपका एक ही प्लेन में लाई करता है। जैसे कि आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ था, लगभग ये भी बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर लॉ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया जस्ट अभी कि अगर एक लाइट, प्लीज ध्यान देना, एक लाइट ये वन मीडियम से टू मीडियम में एंटर करती है, ऐसे करके एंटर करती है और ये एंटर किया इसने। ठीक, तो ये आपके पास एंगल आई और ये एंगल आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करें टू म्यू टू वन, इसका मतलब जो म्यू के साथ लिखता है, नीचे की तरफ लिखा जाता है, उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में। क्या फॉर्मूला होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको लिखने के और बहुत सारे तरीके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू वन। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके इसके लिखने की, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू टू वन। तो जो राइट साइड में म्यू के साथ लगा हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ लाइट से इसका क्या रिलेशन होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट को देखिए, हमने कहा कि अगर हम दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज ध्यान देना कि म्यू टू वन, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, और अपॉन में उसी तरह देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, किसका, टू का, मीडियम टू का, किसके रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन, यानी मीडियम वन की स्पीड ऑफ लाइट, यानी मीडियम में वन में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और टू में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, वो आएगा नीचे। ठीक है, ये हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। अगर ये कहता है कि अगर वन की जगह हम एयर ले लें, इफ कह रहा है अगर ये मीडियम वन हमारे पास कौन सा है, एयर है, अगर वो मीडियम वन एयर है, तो ये हमारा इस तरह से कहलाता है म्यू टू ए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में आप जा रहे हो। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट हम सी हम जानते हैं, सी 3 × 10⁸, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को मान लेते हैं वी। तो हम ये सिंपल लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अगर हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपल हम मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं सी अपॉन वी। फिर से समझिए, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का लाइट के साथ रिलेशन क्या बनता है कि अगर हम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, टू की ऑप्टिकल डेंसिटी चेक कर रहे हैं वन के रिस्पेक्ट में, तो हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम में कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट टू मीडियम में कितनी है। कहता है कि अगर वन मीडियम को हम एयर से रिप्लेस कर दें,
एयर से रिप्लेस कर दें तो इस तरह से लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एयर की स्पीड ऑफ लाइट तो हम जानते हैं c होती है 3 इंटू 10⁸। कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ होती है। तो इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। और मीडियम में हमने v नाम रख दिया, तो इसका सिंपली क्या लिखेंगे? म्यू। तो ये एयर के रिस्पेक्ट में इसको हम और क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सपोज कीजिए कहीं पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गोल्ड इज समथिंग x, तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है म्यू जी वाटर इक्वल्स टू y, तो ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y है और यहाँ पे सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है। इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स ये किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल में समझाएंगे जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। तो ये मैंने आपको बताया, कुछ समझाया। मेंशन द फैक्टर ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है? सबसे पहले नेचर ऑफ मीडियम, नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। स्पीड ऑफ लाइट, नेचर ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया 1.50। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है, एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का? 1.5। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है हमें, स्पीड ऑफ लाइट हम पूछ रहे हैं। और एयर की स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10⁸, या वैक्यूम में भी यही होती है। तो देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी एयर है तो इसको हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी c, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी v, ठीक है। ये वैल्यू हमने डाली, ये वैल्यू है 1.5, c की होती है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ और v हमारे पास v है, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं v इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 1.5, पॉइंट हटाया 0, यहाँ से v की वैल्यू 15 से काट दिया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड आती है किस में? ग्लास में, ठीक है। तो हमें यही वाला फॉर्म लगा जो मैंने आपको बताया था। अगर एक एयर हो मीडियम, दूसरा कोई मीडियम हो तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर इसके जगह कोई और तो हम लगाते हैं v1/v2, ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम और डिस्कस करेंगे उसको। आगे चलते हैं। ए मीडियम विच हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, ज्यादा है, विल हैव द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है? हाईएस्ट होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी होगी? कम होगी। तो देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो एज कंपेयर टू ज्यादा डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज कंपेयर टू कम डेंसर होगा, दैट मीन्स उसके दूसरे के रिस्पेक्ट में रेयर मीडियम होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम गिवन बाय द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm, द रिलेशन इज गिवन बाय। देखिए हमने जस्ट बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज कीजिए हमने ये ऐसे माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमारे पास क्या है? c/v, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो हम इसको एयर, अगर ऊपर फर्स्ट वाला नहीं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीडियम क्या? एयर। तो एयर को लिखें चाहे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू जी इक्वल्स टू c/v। हमने कहा यार देखो c स्पीड ऑफ लाइट है वो तो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट के। ध्यान देना जरा। तो ये कहना चाहता है कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, यानी अगर मीडियम रेयर है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो मीडियम कैसा होगा? डेंसर, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी,
ठीक है। हमने कहा इफ म्यूज इज ग्रेटर, ध्यान देना, म्यूजी म्यू मतलब एक एग्जांपल है मैं ग्लास का, ठीक है, और हम सिंपल म्यू लिख सकते हैं इसको। इफ म्यूजी मीन्स रिफ्लेक्टेंट ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इज लेस, ठीक है। यानी इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है किसी मीडियम की। तो उसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। v जो है इनवर्सली, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उस मीडियम में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखिए डायमंड, उसने कहा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, C अपॉन V, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो 2.42 इक्वल्स टू C अपॉन V। तो देखिए V लिखूंगा तो C अपॉन में 2.42, यानी कह रहा है कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट एयर में स्पीड ऑफ लाइट का 2.42 फैक्टर कम होगी। देखो इतनी इतनी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट की। यानी मैं इसको और ज्यादा लिखूं तो 3 × 10⁸ अपॉन में 2.42, इतना फैक्टर स्पीड ऑफ लाइट, इतना फैक्टर कम हो जाएगी डायमंड में। क्या कहना चाह रहा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दिस सेज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय ए फैक्टर 2.42 कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। तो स्पीड ऑफ इन एयर में इतनी होती है लाइट की, इतने फैक्टर कम हो जाएगी डायमंड में। किसमें, डायमंड में। अगर मैं इसको डायमंड लिखूं तो ये स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस की बात करेंगे तो स्पेरिकल लेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। तो टर्म लेंस क्या, देखिए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस, दो कर्व्ड सरफेस से बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। लेंस आरली ब्रॉडली क्लासिफाइड lenses are broadly classified into two categories depending on their surfaces, convex and concave। तो देखिए हम सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की बात देखते हैं। देखिए कन्वेक्स लेंस इस टाइप का, इस तरह का होता है। कन्वेक्स दो सरफेस को जोड़ के बनाया जाता है। द कन्वेक्स लेंस इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू स्पेरिकल सरफेस इन सच ए वे दैट इट इज थिकर एट, ये मिड में थिकर होता है और एज पे कॉर्नर पे कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं, क्योंकि देखिए जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के सामने जो भी रेज आएंगी उनको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है एक पॉइंट पर, ठीक है। जितनी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम उसको कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट चलिए कनकेव लेंस पे बात करते हैं। तो कनकेव लेंस इज मेड बाय ज्वाइनिंग, वही टू सरफेस से बनता है। इसका मिड पार्ट थिन होता है और एज पार्ट थिक होता है, ठीक है। इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पास जितनी पैरेलल जितनी रेज आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी रेज आती हैं उन सबको ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये इसका काम क्या है, डाइवर्ज करना, फैला देना, ठीक है। यहां से ऐसे फैला देगा, ठीक है, हमें लगेगा कहां से जा रही, फोकस से। तो ये डाइवर्ज करने का काम करता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए आपके पास है डिफाइंड द टर्म ऑप्टिकल सेंटर। तो मिड पॉइंट जो होता है, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उनको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे वहां पे हमने पोल बोला था, मिरर के मिड पॉइंट को हमने क्या बोला था, पोल। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। इसको ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ओके नेक्स्ट देखिए वही उसी तरह से डिफाइन द टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए इट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द टू स्पेयर। देखिए हमें पता है अगर हमें कन्वेक्स लेंस बनाना तो इस तरह से बनेगा, ये बनेगा हमारे पास इस तरह से। तो दो स्पेयर्स को ज्वाइन करके बनता है ये कन्वेक्स लेंस। तो ये दो स्पेस जिनसे हमने इस लेंस को बनाया है उनके जो सेंटर पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही देखिए इसको भी दो स्पेस से बनता है,
ये C1 C2, तो इन C1 C2 को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास आता है डिफाइन द टर्म प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस वही है ऑप्टिकल सेंटर, और द स्ट्रेट लाइन वही क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इनकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी आती। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन द फोकस ऑफ ए लेंस। फोकस ऑफ ए लेंस, देखिए फिर वही बात है, द फोकस एफ इज द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल वेयर ऑल इंसिडेंट पैरेलल रेज मीट। देखिए अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, अभी पीछे बना हुआ था, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से जाएंगी, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है? फोकस। ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है? फोकस। इस तरह से इधर से आएंगे तो यहाँ भी मीट करेंगे, तो यहाँ पे ये F2 ये F1, इसके दो फोकस होते हैं, F1 और F2, ठीक है। इसी तरह से कन्वेक्स के भी दो फोकस होते हैं, F1 देखिए यहाँ से मेरे पास, इसको हम बोल सकते हैं 2F1, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2, इसको बोलते हैं 2F2, ठीक है। तो देखिए दो फोकस होते हैं क्योंकि इनकी ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है। इधर से पैरेलल रेज आएंगे तो यहाँ पे टकराएंगी, इधर से पैरेलल रेज आएगी तो यहाँ पे टकराए, इसका मतलब इसके दो फोकस होते हैं। ऐसे ही इसके भी देखिए दो फोकस होंगे, 2F1, यहाँ से F1, F2 और 2F2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से। डिफाइन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वही ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, किसी भी एक फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। उसी तरह से जैसे आपने मिरर में पढ़ा था। ओके, अब हमारे पास सबसे पहला बात आती है, देखिए ये तो हमारे पास पिछला ही मेन, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था वही चीज़ हमने लेंस में पढ़नी है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन तो क्या लेंस में नहीं पूछी जाती, फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो लेकिन मिरर में आपसे पूछी जाती है, तो मिरर में इनको अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। व्हाट आर द लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस के इमेज फॉर्मेशन के लॉ बनाइए सबसे पहले। व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पहला लॉ बनता है आपका फर्स्ट केस कि अगर आपके पास, प्लीज ध्यान देना मेरी बात को, पहला लॉ है मेरे पास ये, ठीक है। कह रहा है कि ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1 है, ये 2F1 है, यानी इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F1 से डिनोट करते हैं। ये आपसे F2 है और ये 2F2 है। कह रहा है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F2 से जाएगी। कहाँ से जाएगी? F2 से। पहला लो ये, जो रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे जाएगी? F2 से जाएगी, ठीक है। दूसरा देखिए, अब ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं कनकेव की, तो कनकेव लेंस के बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। ये वही हमारे पास F1, 2F1, यहाँ से F2, 2F2। ये कहता है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, लेकिन हमें क्या लगेगा कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। तो पहला लॉ आपका ये है। तो देखिए व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे इमर्ज फ्रॉम फर्स्ट फोकस F1 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है ये लॉ आपको समझने हैं, आपको लर्न नहीं करने, ठीक है, ये सिर्फ समझने हैं। कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस है आपके पास, और कन्वेक्स लेंस में कहता है कि अगर कोई रे, ये हमारे पास है F1, 2F1, ये हमारे पास है F2, 2F2, ठीक। कहता है कि अगर कोई रे F1 से जा रही है, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कोई रे F1 से ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जाने के बाद ऐसे स्ट्राइक करती है लेंस पे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, ठीक है। व्हेन ए रे गोज फ्रॉम F1 आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हम दूसरा लो है, बहुत ध्यान से समझना है इनको, बहुत ध्यान से करना है, इनके बेसिस पे आपकी इमेजेस बनेंगी और इमेजेस आपको
बहुत इंपॉर्टेंट है बनानी, ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स देखिए ध्यान से। तो ये हमारे पास है F1 और 2F1, F2, 2F2। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रे, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई रे F2 की साइड जाएगी, ठीक है, F2 की साइड जाएगी, हमें लगेगा ये F2 की साइड जा रही है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी ए रे विच appears to meet F2, it go after refraction parallel to the principal axis, ठीक है। तो ये दूसरा लो है आपका। तीसरा लो देखिए, बड़ा ही सिंपल हो है तीसरा। when a light ray passes through the optical center of the lens, ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1, ये 2F1, ये F2, 2F2। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो सीधी निकल जाती है। ऐसे यहाँ पर भी है, F1, 2F1, F2, 2F2। देखिए ये रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधी निकल जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये तीन लॉ आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो मोस्टली फर्स्ट और लास्ट दो लॉ ही हमारे काम आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको तीनों लॉ ध्यान से पढ़ने और याद रखने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इमेज फॉर्म बाय या इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस देखिए कैसी इमेज बनाता है, प्रोड्यूस रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो सारी रेस पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। सारी रेस कैसी आएंगी? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रेज आएंगी सारी, ठीक है। और आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज, देखिए रिफ्रैक्शन के बाद ये किस पॉइंट जाएगी? फोकस से जाएंगे, F2 से जाएंगे सारी, ऐसे देखिए। ओके, तो हमें इमेज के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है आपको। इमेज के बारे में सबसे पहली बतानी है आपको पोजीशन। आपको पिछली बार की तरह जैसे कि आपको बताया गया था किसमें, मिरर्स में बताया गया था, उसी तरह से आपको पोजीशन बतानी है। सेकंड आपको बतानी है साइज, और थर्ड आपको बताना है नेचर। ये तीन चीज़ें हर इमेज के बारे में आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो पोजीशन बताइए। पोजीशन हमने कहा एट F2, कहाँ पर? F2 पर। साइज कैसा है? पॉइंट साइज कैसा है? पॉइंट साइज। नेचर क्या है? देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है, तुमने कहा रियल होगी एंड इन्वर्टेड। ओके, अगली इमेज के बारे में देखते हैं। देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ बियॉन्ड ऑफ F2, 2F1 के बियॉन्ड, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले लो लगाएंगे। सबसे पहले लो आपको बताया गया था, क्या था? सबसे पहले लो बताया गया था आपको कि एक रे आपको पैरेलल लेके जानी है प्रिंसिपल एक्सिस की और F2 से पास करा देनी है। तो पहला लो आपका वही है, देखिए ये रे गई पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस और F2 से हमने ये पास करा दी, पहला लो। दूसरा लो कहता है कि F1 से जब कोई रे जाएगी, अगर कोई रे F1 से जाएगी ऐसे, ठीक, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ मिलेगी। ओके, देखिए इस तरह से मैं हमने कहा अगर इसका नाम रख दें AB, तो ये क्या होगा? BA। ये इमेज बनी आपकी। हमने कहा कहाँ पर? इमेज के बारे में बताइए चीज़ें क्या। सबसे पहला पोजीशन क्या है? एट, कहाँ बनेगी? बिटवीन, कहाँ? बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक। साइज बताइए, स्मॉल इन साइज, स्मॉल
इन साइज, साइज में छोटी है, ठीक है। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो इस तरह से हमने इमेज बना दी। नेक्स्ट देखते हैं अगली पोजीशन, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f1 पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखें, ये ऑप्टिकल सेंटर है कन्वेक्स लेंस का, तो सबसे पहला लो यहां से पैरेलल रेज जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 से होकर जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 से पास होगी। ओके, दूसरा लो लगाएंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, पता है हमें, और सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, और ये इमेज ऐसे बनेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे f2 पर इमेज आपकी बन जाती है ऐसे, ये f2 आपका, ठीक है, ये f2 पर इमेज बन जाती है आपकी ऐसे, ठीक है। तो देखिए 2f1 पर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज आपकी कहाँ बनी, 2f2 पर इमेज बनी, ठीक है। ओके, अब हम इमेज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन एट 2f2, नंबर सेकेंड साइज क्या है, सेम साइज, नंबर थर्ड कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए ये केस कनकेव मिरर में भी आपके सामने आया था, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सी पर, तो सी के जस्ट ऊपर ऑब्जेक्ट था, उसके जस्ट नीचे इमेज आई थी बिल्कुल सेम साइज की। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस के, तो इमेज का साइज बिल्कुल सेम रहता है, और पोजीशन भी 2f1 पर रखोगे तो 2f2 पर आएगी। वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपकी इमेज बन के आई थी, ठीक है। When the object is placed between the focus f1 f2 f1 f2 के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इमेज देखिए कहाँ बनती है। तो सबसे पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी, f2 से जाएगी, ठीक। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से निकलते हुए ये ऐसे जाके मिल जाएगी। ये इमेज आपकी कहाँ बनी, ऐसे बनी, ठीक। तो देखिए ये इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये आपके पास इस तरह से यहाँ मिली। तो हम देखते हैं ये बियॉन्ड, हमने इमेज के बारे में फिर से 3 बातें बतानी है। पहली कहाँ बनी, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2 मीन्स 2f2 के परे। सेकंड साइज, लार्जर इन साइज। नंबर थर्ड कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, लास्ट वाली देखिए अब, when the object is placed at the focus, हमने फोकस f1 पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, कहाँ रखा है, फोकस f1 पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो पहली वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी, f2 से जाएगी, ठीक, f2 से गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और सीधी निकल जाएगी। हमने कहा कहीं नहीं मिलेंगी, देखो कहीं भी मीट नहीं कर रही, दैट मीन्स कहाँ बनेगी ये, इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो अगर f1 पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। फिर से देखिए 3 चीजें हम फिर से बताएंगे। पोजीशन क्या है, पोजीशन है एट इन्फिनिटी, कहाँ, इन्फिनिटी। सेकंड साइज क्या है, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज कैसा है, बहुत बड़ी। थर्ड देखिए, अगर हम देखते हैं ये, हमें सपोज करते हैं ये लाइंस, ये रेस दूर जाके मिल देंगी कहीं, इसका मतलब
ये इमेज जो बनेगी आपकी उल्टी, यानी इधर अगर हम सपोज कर लें यहाँ पे आके मिलती है तो कैसी बनेगी, उल्टी। और रियल लाइंस जा रही हैं आपस में, इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं तो होगा, वो सपोज कर लेते हैं इन्फिनिटी पर होगा, तो वहां पे मिलेंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, तो ये और देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। हमने ये ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो सबसे पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये रे चलेगी ऐसे फोकस से, ठीक। उसके बाद दूसरी रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पहुंचा दी हमने रे। हमने चेक किया ये रे आगे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम पीछे बढ़ाएंगे, हम इन रेस को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमें ये ऐसे करके मिलती हैं, ये रेस ऐसे करके मिल जाएंगी। और हम यहां से इमेज ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इमेज कैसी होगी। तो हमने कहा सबसे पहले वर्चुअल इमेज है, तो सबसे पहले हम इमेज के बारे में बात करते हैं। पहली पोजीशन, हमने कहा पोजीशन है ऑब्जेक्ट साइड, इमेज किधर बन रही है, ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है। अब ये यहाँ बने, इमेज हमें नहीं पता कहाँ बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इसकी पोजीशन नंबर 2 देखिए, ऑब्जेक्ट साइड है। नंबर 2 साइज कैसा है, वेरी लार्ज, कैसा साइज है, वेरी लार्ज। नंबर 3 देखिए कैसी है, वर्चुअल, सीधी है ना, वर्चुअल, क्योंकि लाइन ओके एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही, डॉटेड लाइन से बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका इमेज फॉर्म बाय द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसे इमेज बनाते हैं, तो सबसे पहले देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो देखिए यहाँ से पैरेलल रेज जाएंगी, तो पैरेलल रेज गई, डाइवर्ज होगी, हमें कहाँ से लगेगा, कहाँ से जा रही रे फोकस से जा रही है, ठीक है, या फोकस यहाँ से जा रही है, ये रे ऐसे चली गई, तो हम पीछे बढ़ाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे मिलेगी लाइन्स आपके, ठीक है। एफ एस टू मीट एट F1, इमेज के बारे में बताइए सबसे पहले, कहाँ पर बनी, एट F1, एट F1। सेकेंड, साइज क्या है, पॉइंट साइज, इस इमेज के बारे में बता रहे हैं, पॉइंट साइज। नंबर 3 कैसी है, वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट एंड इरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2F1, अगर हम 2F1 के बियॉन्ड या कहीं भी इस लाइन पर, इस साइड में F1 F2 की साइड कहीं भी इमेज को रख दें, तो ऑब्जेक्ट को रख दें, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए सबसे पहला रूल बनेगा यही कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास एक रे जाएगी, और वो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, हमें क्या लगेगा कहाँ से जा रही है, F1 से जा रही है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी रिफ्लेक्शन सीधी निकल जाएगी। तो देखो ये दोनों लाइन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका ये इमेज बनेगी, इसका नाम मैंने रखा AB, तो ये भी आपके पास AB ही बनेगा। अब देखिए सबसे पहले हम इमेज के बारे में बातें बताएंगे। सबसे पहले इमेज कहाँ पर बनी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। नंबर सेकेंड, साइज कैसा है, स्मॉल इन साइज। नंबर 3 कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज स्मॉल इन साइज। जैसे कि आपका कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस करता था, जिस तरह के लॉ फॉलो करता था कन्वेक्स
मिरर, वही आपका कनकेव मिरर उसी तरह के लॉ फॉलो करता है। वहां भी देखिए कन्वेक्स मिरर में सभी इमेजेस वर्चुअल बनती थी और फोकस ऑप्टिकल सेंटर के फोकस और पोल के बीच में बनती थी। यहाँ भी देखिए सारी इमेज वर्चुअल बनती हैं और यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में ही बनेगी, ठीक है। वहां पे कनकेव मिरर ने सभी इमेजेस रियल बनाई थी, सिर्फ एक इमेज को छोड़कर जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में था। यहाँ भी कन्वेक्स लेंस ने वही काम किया, सभी इमेजेस रियल बनाई, सिर्फ एक इमेज को छोड़कर जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, ठीक है। तो हम कुछ कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, जिस तरह से कनकेव मिरर आपका बिहेव करता है वैसे ही कन्वेक्स लेंस करता है, और जिस तरह से आपका कन्वेक्स मिरर बिहेव करता है वैसे ही आपका कनकेव लेंस करता है, ठीक है। तो इमेजेस को बड़े ध्यान से आपको एनालाइज करना है, उनके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल बड़े इजीली निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये है आपके पास साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पे लेंस आपका रखा हुआ है, मिरर आपका रखा हुआ है, उस पॉइंट को हम, उसके मिड पॉइंट को हम क्या बना लेते हैं, ओरिजिन। क्या बना लेते हैं, ओरिजिन। और ये आपका x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब देखिए इधर वाली सारी डिस्टेंसेस कैसी हो जाएंगी प्लस, इधर वाली सारी डिस्टेंसेस कैसी हो जाएंगी माइनस, इधर वाली सारी डिस्टेंसेस प्लस, इधर वाली सारी डिस्टेंसेस माइनस। अगर सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे रखा हुआ और ये इमेज आपकी यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे ऐसे बनेगी इमेज की, ठीक है, ऐसे रखी हुई है। तो देखिए ये आपके पास क्या होगा, u, ये होगा आपका क्या, u, और ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, और ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा v। यहाँ से देखिए ये आपका होगा f, स्मॉल f, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है, ये होगी। और ये होगी आपके पास h, हाइट, और ये होगी आपके पास h डैश, ठीक है। तो देखिए फोकल लेंथ आपकी वही स्मॉल f। अब देखिए फोकल लेंथ में आपको लिख रहा हूं, यहाँ पे फोकल लेंथ आपको पहले बता दिया गया था, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसी है, प्लस, और कनकेव के लिए माइनस। इस तरह से फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए कैसी है, पॉजिटिव, और नेगेटिव कनकेव, कनकेव लेंस के लिए कैसी है, नेगेटिव, ठीक है, याद रखना। क्योंकि मिरर से हमें पता है तो मिरर के बेसिस पे हम अपने कन्वेंट के हिसाब से इसको भी कन्वेक्स को प्लस और कनकेव को माइनस फोकल लेंथ लेंगे, ठीक है। यू ऑलवेज माइनस। अच्छा देखिए, अब देखिए, अब हम इसको देख सकते हैं कि अगर आपकी इमेज इधर बनती है तो v प्लस, इधर आपका u है तो u हमेशा माइनस। अब देखिए हम उसी तरह से साइन कन्वेंशन का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है सारी इमेजेस इधर बनाता है, तो इसका मतलब v, अब v प्लस होगा कन्वेक्स लेंस के लिए सिर्फ एक इमेज को छोड़कर, जब ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखोगे, यानी इमेज वर्चुअल बनी थी इधर, ठीक है। तो अब हम कुछ स्टैंडर्ड चीजें रखते हैं, देखिए क्या है वो स्टैंडर्ड चीजें। u क्या लेंगे हम, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है आपको, ठीक है। u ऑलवेज नेगेटिव। h क्या होगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये h ऊपर की साइड रखोगे आप, ठीक है। h हमेशा, u नेगेटिव, h पॉजिटिव। अच्छा उसके बाद हमारे पास आएगा v दो हिस्सों में डिवाइड होता है, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है, ध्यान देना। अगर रियल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कौन से लेंस की, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये रियल है तो पॉजिटिव होगा v। देखो रियल है तो इधर बनेगी इमेज तो पॉजिटिव होगा, वर्चुअल है तो इधर बनेगी इमेज तो नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर मेरे पास आया h, हाइट, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, h डैश, हाइट ऑफ द इमेज। फिर से वही दो, ये रियल एंड वर्चुअल। अब देखिए अगर हाइट रियल है तो नीचे की तरफ माइनस में जाएगी, और वर्चुअल है तो सीधी बनेगी यानी पॉजिटिव जाएगी। इस पे आ जाइए, ये कौन सा था, कन्वेक्स, कन्वेक्स के लिए। कनकेव के लिए आ जाइए आप जरा, कनकेव, ठीक है। u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। v चेक करो, v हमेशा इधर बनता है लेफ्ट में, कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। h हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। h डैश देखिए, h डैश हमेशा सीधी इमेज बनती है इससे, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। f क्या होगा, कनकेव है तो नेगेटिव, और यहाँ पे f क्या होगा, यहाँ पे f होगा हमेशा पॉजिटिव, ठीक है।
ये सब चीजें आपको इमेजेस के हिसाब से याद रखनी है, ठीक है। ओके, आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स और मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला करेंगे। ओके, थैंक यू।